नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का शुरुआत होगा क्लास 7 का। क्लास 6 का जो चैप्टर 7 है वो राज्य से साम्राज्य, उसको हम लोग देखेंगे। एक एक लाइन पढ़ेंगे, उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स बनेंगे वो सारे हम इस लेक्चर में करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जिसमें आपका जो है राज्य से साम्राज्य जो टॉपिक है उसको शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा है कि इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चों के तस्वीर के साथ लगाएं। चलिए ये रुपए वाली जो तस्वीर है ये दिख रहा होगा, जिन पर शेरों के चित्र रुपए पैसे पर देखे जाते हैं। उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काट के बनाया गया है और फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया, और ये है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सारनाथ। चलिए उसके इतिहास के बारे में हम जाने तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर जो है अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत में जो अशोक सम्राट बने वो सबसे पहले अभिलेखों का प्रचलन स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे अभिलेख पर उत्कीर्ण करना। इससे पहले कि हम यह जान चुके हैं अभिलेख क्या है। हाँ, क्लास हम लोग 6 में ही यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। देखिए राज्य जो है एक छोटा सा क्षेत्र होता है, जबकि जब इसका अधिकार क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों पर बढ़ने लगता है तो यह राज्य अब साम्राज्य बन जाता है। यह जो है साम्राज्य हो जाया करता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, यानी कि वो साम्राज्य था हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य था। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, यानी कि 319 20 बीसी में किया गया था मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसमें जो है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति उनकी सहायता किए थे, चाणक्य या कौटिल्य। इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अच्छा, पूछा जाएगा अर्थशास्त्र किसकी कृति है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की। और इसका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से, तो राजनीति से है। राजनीति से इस अर्थशास्त्र का संबंध। अर्थशास्त्र को टोटल 15 प्रकरण और 180 अधिकरण में जो है वो बांटा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। जो साम्राज्य होते थे, जैसे मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर होते थे। मानचित्र पर उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया, अभी दिखाते हैं। जो नगर थे उन्हें काले बिंदु से, और जो साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। चलिए इसको हम लोग मैप पर देखते हैं पहले कहाँ है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काला वाला पॉइंट है, जैसे कि पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, तक्षशिला है, ये राजधानी हो गए। जबकि जो आपका अभिलेख की प्राप्ति स्थल है, ये जो लाल वाला पॉइंट्स है, ये सारे हैं अभिलेख की प्राप्ति, यानी कहाँ कहाँ से अभिलेख मिले हैं। तो अभिलेख आपका जो है मिल गया है मानसेहरा से, शाहबाज गढ़ी से, कंधार से, लंपक से, टोपरा, कालसी, मेरठ। कालसी उत्तराखंड हो जाएगा, मेरठ हो गया। उसके बाद बहापुर हो जाएगा, लुआमनी, रामपुरबा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ। तो ये सारे जो आपके रेड वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ से मिले हैं आपको, अभिलेख की प्राप्ति हुई है। जबकि महत्वपूर्ण नगर में थे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे है ये पॉइंट है हमारा कि वंश क्या होता है। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें जो है एक ही वंश का माना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त हुआ, उसका बेटा बना बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, ध्यान रखें। तो ये सारे क्या है, तो वंशज हैं। चलिए पॉइंट्स हमारा कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिन्हें काले बिंदु दिखाया गया था। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थे। तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ध्यान रखेंगे। ये जो आपको तक्षशिला दिख रहा है, तक्षशिला, ये उत्तर पश्चिम और जो है मध्य एशिया है उसके जाने का ये रास्ता था, तक्षशिला। जबकि जबकि आपका जो
ये दूसरा मार्ग उज्जैन है। ये उज्जैन क्या है? उज्जैन भारत के किस क्षेत्र को किससे जोड़ती है? तो उज्जैन जो है ये उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने का रास्ता था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो उज्जैन है, उज्जैन ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम करती है। उज्जैन शहर, ध्यान रखेंगे, यही तो उज्जैन है। उज्जैन शहर उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम करती है, ध्यान रखेंगे। और जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिमी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का काम कर रहा था, मध्य एशिया से। चलिए, उसके बाद है कि शायद शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। हाँ, उनका नगर में विशेष वर्क रहता है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान पशुपालक के गांव बसे हुए थे। किसान और पशुपालक के जो गांव थे, मतलब जो पशुपालक होते थे वो गांव में बसे होते थे। जो बड़ा क्षेत्र होता था ये, मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना आजीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। इसलिए जब आप क्लास 7 में पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा कि एक गांव के लोग और बगल के ही किसी दूसरे गांव के लोग यदि एक दूसरे के गांव में जाते हैं तो उसे अजनबी कहा जाता है, यानी कि विदेशी कहा जाता है उसे। तो इन्हीं कारणों से कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि जिन जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उसे लाल बिंदु से दिखाया, वो तो हम अभी दिखाए ही हैं। चलिए, कुछ इंडिया के अंदर के हैं जबकि कुछ जो है देश के बाहर के भी अभिलेख उसमें है। चलिए, तो मैप हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा साम्राज्य राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था। तो जो राज्य था वो साम्राज्य से कैसे भिन्न था देखते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते थे, हाँ भाई ये आपका राज्य हो गया, जबकि और क्षेत्र में विस्तार होते गया तो ये आपका पूरी तरह से ये साम्राज्य हो गया। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती थी। ध्यान रखेंगे, जो आपका साम्राज्य है ये साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता पड़ती थी, ज्यादा सेना की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि जो राज्य है वो राज्य छोटे स्तर पर होते थे और इन्हें जो है कम सेनाओं की आवश्यकता होती थी सुरक्षा के लिए। और जो साम्राज्य थे उसमें एक निश्चित संख्या में जो है सेनाओं की नियुक्ति होती थी। जबकि राज्य में क्या होता था कि जरूरत पड़ने पर वहाँ के जो जनता थे वही जो है वहाँ पर सेनाएं बनते थे आवश्यकता के अनुसार। और जो साम्राज्य थे उन्हें राजाओं की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में सेना है, रख रखाव है, संचालन है, तो इन्हें अधिक मात्रा में जो है सेना संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी सम्राटों को। और जो है उसके अलावे बड़ी मात्रा में अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ती। जितना बड़ा क्षेत्र होगा, जितना बड़ा साम्राज्य बनेगा, उन्हें संचालन के लिए उतने ही अधिकारियों की आवश्यकता भी होगी। इस कारण से जो साम्राज्य थे वो बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए जो है अधिकारियों की इसको जरूरत पड़ती थी। किसको? तो साम्राज्य को। चलिए, नेक्स्ट है कि हमारा साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था वो देखें। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, बिल्कुल सही। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, बिल्कुल। राजधानी क्षेत्र पर सीधा सम्राट का नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, बिल्कुल सही है। तब तो टैक्स अगल बगल के गांव से, शहरों से टैक्स वसूला जाएगा। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे, बिल्कुल। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। उसके बाद हमारा कि संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, हाँ, जिसको राजा के जासूस कह सकते हैं। तो जो संदेश वाहक थे, ये संदेश वाहक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संस्था और एक होते हैं संचरा। संचरा जो संस्था होता था वो एक ही जगह पर रख के सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे एक जगह पर, जबकि जो संचरा होते थे ये घूम घूम कर जो है सूचनाओं का पता लगाते रहते थे। तो संचरा और संस्था दो तरह के जो है वो गुप्तचर थे, संदेश पहुंचाने वाले। और
गुप्तचर पुरुष को गूढ़ पुरुष कहा गया था। गूढ़ पुरुष, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। बिल्कुल, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो कर वसूलने का काम करते थे, अन्य संचालन में हेल्प करते थे, राजा के जासूस जो है उन पर, उन अधिकारी पर नजर रखते थे, ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और इसकी सूचना वो सम्राट को देते रहते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वशिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे। बिल्कुल सही। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे और बड़े पर्वत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी पर्वतीय राजधानी से शासन किया जाता था। बिल्कुल, अभी जो है मौर्य साम्राज्य के अंदर जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सारे मौर्य साम्राज्य के थे। तो इन अलग अलग जगहों पर जो नियंत्रण था, वो जो बड़े राजधानी क्षेत्र था, एक तक्षशिला और एक आपका उज्जैन, इन दोनों क्षेत्र से ही सब पर नियंत्रण रखा जाता था, ध्यान रखेंगे। और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र पर सीधा सम्राट का नियंत्रण होता था। बाकी क्षेत्रों पर सम्राट अधिकारियों की सहायता से उस पर जो है अपना शासन चलाते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र था, बड़ा क्षेत्र था, और इनके इलाकों में जो मौर्य शासक होते थे वो सिर्फ मार्ग और नदी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हाँ भाई, जो आने जाने का रास्ता था, दो ही रास्ता था, एक जमीनी रास्ता स्थल मार्ग, एक मार्ग हो गया, और दूसरा जो है वो रिवर वाला पार्ट हो गया, नदी वाला पार्ट हो गया। तो इन दोनों हिस्सों पर जो है मौर्य साम्राज्य अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि जो है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, अर्थशास्त्र में लिखा है कि जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है वो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत जो है वो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम किसके लिए था? कंबल के लिए, और जो दक्षिण था वो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः संसाधन नजरानों के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, और अंत में जंगल वाले जो इलाके आते हैं, वहां रहने वाले लोग भी काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को भेंट के तौर पर, टैक्स के तौर पर जो है हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसे कीमती चीजें वो ला कर दे। चलिए, उसके बाद नजराना और जो है वो कर में क्या अंतर है? तो नजराना जो है वो एक तरह का जो है मतलब गिफ्ट हो गया, और इसको अनियमित तौर पर दिया जाता है, इसका कोई फिक्स नहीं था। जबकि जो कर था वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, आपको ध्यान रखना है। नजराना अनियमित था और कर जो है वो नियमित था। नजराना जो है वो स्वेच्छा से दिया जाता था, जबकि कर आपको एकदम हर हाल में देना ही है। चलिए, नेक्स्ट है कि सम्राट राजधानी में सम्राट मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उत्तर पश्चिम के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा है उसका विवरण दिया है कि यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब भी राजा जनता के सामने आते थे तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथी पर सवार रहते थे, और कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड होता था। सम्राट के सिर के चारों ओर जो है वो तोता चक्कर लगाते रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उसकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उसके खाने से पहले जो खाना दिया जाता था उस खाने को खास नौकर चख कर देखते थे। वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और ये सारा जो सम्राट का दिनचर्या था या फिर रहने का जो इस तरह से प्रबंध था, ये किसके दिमाग की उपज थी? तो चाणक्य के दिमाग की उपज थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही ये चलता आ रहा है। पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक पटना कहते हैं, इसके बारे में है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है।
यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियाघर, चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से यह घिरा हुआ है। तो ये चीजें था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक की बात करेंगे तो जो मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक, ये बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक बना। यह पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक जो है संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और ये 3 प्रकार के जो है अभिलेख जारी किए, शिलालेख, अभिलेख और एक और आपका था। तो 3 प्रकार के जो है ये अभिलेख जारी किए थे। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में होते थे और उसकी लिपि ब्राह्मी होती थी, ये ध्यान रखेंगे। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। नेक्स्ट है कि अशोक के टोटल 14 शिलालेख थे और 14वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा हुआ था। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की शिलालेख में 13वें शिलालेख में कलिंग जो है ये उड़ीसा का प्राचीन तटवर्ती नाम है। ये कलिंग जो है ये कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष लेने का प्रण लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब सामूहिक हत्या को छोड़कर जो है लोगों की सेवा, सुख शांति वाले जीवन को अपनाएंगे। यानी भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष, धर्म के आधार पर वो चलेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का जो शिलालेख है 13वां शिलालेख, उसको देखिए हम पढ़ते हैं। अपने अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8वें साल मैंने कलिंग पर विजय की। ध्यान रखेंगे, राजा जब बने उसके 8वें वर्ष जो है वो कलिंग पर आक्रमण किए थे। कहां पर, कलिंग पर। और निगाली सागर कब गए थे वो बताइए आप। बोध गया कब गए थे राजा बनने के बाद, वो बताइए आप लोग। तो ध्यान रखेंगे लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे इससे मुझ अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मन भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजन को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया हूँ। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय होने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करे। बहुत सुंदर। इसी को कहते हैं भेरी घोष की जगह धर्म घोष। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से लेकर लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ यह देख चुके हैं। धर्म एक संस्कृत शब्द है। धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है इसका धर्म, धर्म का प्राकृत रूप है ये धर्म। यह संस्कृत का एक शब्द है। देखिए अशोक का जो धर्म था वो क्या था, इसको देखते हैं। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेश से वे प्रेरित हुए थे। कौन भाई? अशोक। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और उनसे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में जो पड़ोसी होते थे उनके बीच में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसके कर्तव्य है, उनका कर्तव्य करना है। समस्या का निदान करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति किया
जो कि अलग अलग जगह जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा दिया करते थे। ये आपका ये जो चित्र दिख रहा है, ये रामपुर अभिलेख है। विदिशा का चित्र है रामपुर अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थान पर शिलालेख, स्तंभों पर खुदवा। अच्छा, स्तंभ लेख और शिलालेख में क्या अंतर है? स्तंभ लेख और शिलालेख। शिलालेख ही स्तंभ लेख है। यदि अभिलेख बोलेंगे तो ये क्या है, शिलालेख बोले तो ये क्या है? अभिलेख का मतलब हो गया किसी भी कठोर सतह पर जब हम कोई चीज उत्कीर्ण कराते हैं तब ये अभिलेख कहलाता है। जबकि यदि पत्थर पर उत्कीर्ण कराएंगे तो यह हमारा शिलालेख कहलाएगा, और पत्थर यदि स्तंभ के जैसा हो तो ये हो जाएगा हमारा स्तंभ लेख। इसके अतिरिक्त अशोक ने कई संदेश स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। यह अधिकारियों का कर्तव्य होता था। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी दूत भेजे थे। कहाँ कहाँ? सीरिया, मिस्र और ग्रीस। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के हेतु के लिए कहाँ भेज दिए थे? श्रीलंका। ये भी आपको ध्यान रखना है। अशोक ने अपने किन दो पुत्रों को जो है धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे? तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए लोगों को मदद करने हेतु। यानी कुल मिला के अशोक जो है वो भेरी घोष, यानी भेरी घोष का मतलब हो गया युद्ध को छोड़कर, भेरी घोष को छोड़कर वो धर्म घोष को अपना ली, धर्म की नीति पर वो आ गए हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। जब आप 14 शिलालेख पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में, तो 14 शिलालेख में पढ़िएगा। शिलालेख ही एक में है पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक, 2 में है चिकित्सा, 2 में चिकित्सा व्यवस्था। इस तरह से आप जो है टोटल 14 शिलालेख पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में। तो यही है कि उन्होंने जो है सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था वो हम देखते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर जो है अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे अनुष्ठान करते थे, लोग विभिन्न अवसर पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब अपने बच्चों का विवाह होता था, उनके बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू होती थी, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज्यादा फलदायी होंगे। ये अशोक का कथन है। अशोक का कथन है, सम्राट अशोक। ये अन्य प्रकार की रीति क्या है? तो ये है अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण और सरमनों को दान देना। ये था सम्राट अशोक का जो है वो शिक्षा था। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर सम्मान करना चाहिए। अशोक के संदेश के उन हिस्से को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो बताएं कौन कौन से हिस्से हैं जो आज भी प्रासंगिक है। इसके अलावा जो है ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में जो है कैसे अ को लिखते थे। ब्राह्मी लिपि जो है आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपि सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। इसमें अ को अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। जैसे आरंभिक ब्राह्मी में अ को ऐसे लिखते हैं, देवनागरी हिंदी में ये हो गया, बांग्ला में ऐसे लिखते हैं अ को, मलयालम में ये हो गया, तमिल में ये है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ये आपका क्वेश्चन है इधर, इसको प्रैक्टिस करें और बनाने का प्रयास करें। इसमें एक पॉइंट्स भी है, जैसे कि सम्राट मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई थी, ये हम देख चुके हैं 2300 साल पहले, यानी कि 319-20 के आसपास। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है
300 साल पहले, सॉरी 300 साल पहले हुआ था, ध्यान रखें। क्योंकि अभी 2000 साल बैक जाएंगे तो 23 साल पहले हुआ, तो कुल मिला के 300 साल पहले जो है वो मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी। चलिए, ये था आज का टॉपिक हमारा, तो यहीं तक रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।